Hello students, we will start in chemistry with a new chapter today. It's the chapter number 9 of first book. It's called coordination compounds. ओके, सो यहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या चीज़ आती है कि जैसे आप जब बात करते हैं सॉल्ट्स की, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट सॉल्ट्स, सॉल्ट्स की जब आप बात करते हैं तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं जैसे आपके नॉर्मल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स में जो आप पढ़ते आए हो सारे के सारे NaCl, K2SO4, इस तरीके के जो भी आप जो है ना, ये जो आप पढ़ते हो लेड नाइट्रेट, और ये सब नॉर्मल सॉल्ट्स हैं जो नॉर्मली आप सॉल्ट्स पढ़ते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो आती है जैसे वो आती है मिक्स्ड या डबल सॉल्ट्स बोल देते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि जो है दो अलग अलग कंपाउंड्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे फिटकरी होता है, पोटैश एलम बोलते हैं उसको। पोटैश एलम जो है हिंदी में हम उसे फिटकरी बोलते हैं ना, जो है ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। ऐसे ही मोहर सॉल्ट होता है, ठीक है। मोहर सॉल्ट क्या होता है? मोहर सॉल्ट होता है, अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे मोहर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। मतलब ये होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ठीक है। ये आपके मिक्स्ड या डबल सॉल्ट्स कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है सॉल्ट्स की, वो यहाँ पर जो होती है वो तीसरी कैटेगरी जो है इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट्स। कोऑर्डिनेटेड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि हमारा पिक्चर का हीरो है, हमने इसी के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या जिसको आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बोलते हो, ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, इसके एग्जांपल लें, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहीं लिखा हुआ देखा होगा आपने, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होगा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड की अगर आप बात करोगे तो वो उसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है K4FeCN6, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो आपका पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, ये एक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस तरह के जो आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न रहेगा, इसके बारे में हमने समझना है। दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, क्या इसमें अंतर होता है, क्या खास बात होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल सॉल्ट होता है आपका। नॉर्मल सॉल्ट जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड को अगर आपने पानी में डाला,
सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला अगर आपने, तो पानी में डालने पर ये क्या होगा, Na पॉजिटिव आयंस देगा और साथ में क्या देगा, Cl नेगेटिव आयंस देगा। यानी आप जो है जैसे अपन रेडिकल्स की टेस्टिंग करते हैं ना, जैसे अब लैब में थोड़ा बहुत 11th में आपने काम किया था, जिसमें आपने क्या किया था भाई, जैसे लेड आयंस की टेस्टिंग की थी, तो ठीक है, या आपने नाइट्रेट आयंस की टेस्टिंग की थी, तो क्या हो रहा था कि उसके अंदर जैसे आपको लेड नाइट्रेट दिया था, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट में लेड और नाइट्रेट की टेस्टिंग आप क्यों कर पाए थे अलग अलग से, क्योंकि पानी में डालते ही वो लेड आयंस और नाइट्रेट आयंस में टूट गया था। तो फिर क्या है कि यू वर एबल टू, ये एक्वस होते हैं अगर सही मायने में लिखें, भाई पानी में डिज़ोल्व करने के बाद, ठीक है, तो सॉलिड से ये एक्वस बन जाते हैं। तो तब आप जो है आपने जब टेस्टिंग करी थी, अगर आपको 11th का ध्यान होगा, तो उसमें क्या था कि आपके पास लेड आयंस का आपने कुछ बनाया था, नाइट्रेट आयंस की भी आपने टेस्टिंग की थी, और आपने बताया था कंपाउंड कंटेन्स लेड एंड नाइट्रेट आयंस, उनकी एक डिस्टिंक्ट एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, ठीक है। अब ये तो सबसे पहले बात नॉर्मल सॉल्ट्स की, ये तो हुई नॉर्मल सॉल्ट्स की बात, जो नॉर्मली सॉल्ट्स आपको देते हैं, ठीक है ना। जैसे अब हम 12th की बात करेंगे तो उसमें जो आपको सॉल्ट्स हम करवाएंगे, जैसे मैं आपको 2-4 के नाम बताऊं, जैसे आपको कॉपर सल्फेट देंगे तो आपको उसमें क्या होगा कि कॉपर आयन और सल्फेट आयन की टेस्टिंग करोगे आप, ठीक है। जैसे आपको उसके अंदर जो है लेड नाइट्रेट देंगे तो उसके अंदर आप लेड और नाइट्रेट की टेस्टिंग करोगे उसके अंदर आप, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपको मान लो निकल कार्बोनेट देंगे तो निकल और कार्बोनेट की टेस्टिंग करोगे आप, ठीक है। इस तरीके से जो है तरह तरह से जिंक एसिटेट देंगे आपको तो आप एसिटेट आयन और जिंक आयन की अलग अलग टेस्टिंग करोगे आप, क्योंकि ये नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, पानी में डालने पर कैटायन और एनायन वाले इनके अलग अलग आपको मिल जाते हैं, जो कैटायन और जो एनायन है आपको मिल जाता है, उसकी आप टेस्टिंग करते हो, ठीक है। अब आते हैं मिक्स्ड या डबल सॉल्ट्स की बात करते हैं। तो जैसे मान लो आपको मैंने मोहर सॉल्ट बताया, मोहर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम जो है सल्फेट, तो जैसे FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 होता है। इसको अगर आपने पानी में मिलाया तो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का तो क्या इसमें कोई गिनती नहीं होगी, क्योंकि वो तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आप टेस्टिंग करना चाहोगे फेरस अमोनियम सल्फेट को पानी मिलाने के बाद, उस सॉल्यूशन का जो टेस्टिंग आप करना चाहोगे, तो कौन कौन से आयंस उसमें डिटेक्ट होंगे, ठीक है, कौन कौन से आयंस उसमें डिटेक्ट होंगे, ये आप समझो बात को। उसमें जो आयंस डिटेक्ट होंगे वो होंगे, एक तो होगा यहाँ से FeSO4 टूटेगा तो बनेगा आपके पास Fe2 पॉजिटिव आयन की टेस्टिंग कर सकते हो उसमें आप। दूसरा, इसके अंदर आप सल्फेट आयंस की टेस्टिंग कर सकते हो, चाहे अमोनियम सल्फेट से हो चाहे फेरस सल्फेट से हो। तीसरा, आप इसके अंदर अमोनियम आयंस की टेस्टिंग कर सकते हो, NH4 पॉजिटिव आयंस की टेस्टिंग कर सकते हो। वाटर को कोवलेंट मान के उसको भी अपने इग्नोर करते हैं, वाटर तो क्रिस्टलाइजेशन का हो, तो मेन सॉल्ट आपका ये है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इसमें जो है आप 3 तरह के आयंस की टेस्टिंग अलग अलग कर सकते हो। आप बता सकते हो इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर सल्फेट आयंस है, इसके अंदर अमोनियम आयंस है, ठीक है। अब बात आती है तीसरी कैटेगरी की। जब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है आपके पास कि जैसे जो है थर्ड कैटेगरी में जब हम बात करें तो उसमें क्या चीज़ आती है, जैसे जो आपके पास, जैसे मैंने आपको लिखा K4 FeCN6, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो सारी मेन खास बात होती है वो इसके ब्रैकेट वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स, खास तौर पे स्क्वायर ब्रैकेट से लगाए जाते हैं, इस पोर्शन की होती है। ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। आप समझ सकते हो ये पूरा एक मतलब पूरा का पूरा एनायन है। पोटेशियम जो है कैटायन है और ये फेरोसाइनाइड आयन जो है ये एनायन है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। इस तरह से जो भी इसमें देखो कैटायन भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स आयन। अभी मैंने एक एग्जांपल जो लिया है वो एनायन के लिए। तो इस तरीके से आपके पास जो आपके पास ये अरेंज्ड इस तरीके से होता है, जो कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वो इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, ठीक है। इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को अगर आप पानी में डालोगे तो आपको जो है इसके अंदर कौन कौन से आयंस की टेस्टिंग कर सकते हो, आप इसमें पता लगा सकते हो कि इसमें भी पोटेशियम आयंस हैं, 4 पोटेशियम आयंस बन जाएंगे। लेकिन आप जो है इसमें आयरन वाली टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, आयरन की टेस्टिंग नहीं पता लगेगी इसमें, साइनाइड आयंस की टेस्टिंग पता नहीं लगेगी इसमें। रादर अलग ही कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे इसके अंदर, जो कि पूरे एक फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स आयन के होंगे। कारण क्या हो जाता है, कारण ये हो जाता है कि जहाँ मिक्स्ड या डबल सॉल्ट्स में
हर कंपोनेंट आयन कैटायन और एनायन टूट जाते हैं, यहाँ पर ये कैटायन एनायन टूटते नहीं हैं, यहाँ पर ये जुड़े रहते हैं, कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ रहता है। यानी कहने का मतलब है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड को K4 और इसको हम अलग अलग कलर्स से देख लें और FeCN6, ठीक है, इसको जब हमने पानी में मिलाया, पानी में मिलाने पर जो है हमें इसमें कौन कौन से आयंस मिलेंगे, हमें इसमें दो प्रकार के आयंस मिलेंगे। एक तो हमें इसके अंदर मिलेगा के पॉजिटिव आयन, यानी आपको जो है इसके अंदर 4 के पॉजिटिव आयंस मिलेंगे एक्वस, और साथ में आपको जो है इसमें जो दूसरी चीज़ मिलेगी वो है पूरा का पूरा FeCN6 4 नेगेटिव आयन, ठीक है। ये आपको मिलेगा, अकेला फेरस आयन या अकेला साइनाइड आयन नहीं मिलेगा, उसकी टेस्टिंग नहीं मिलेगी। इन्हीं को आप जो है कॉम्प्लेक्स आयन्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें इस तरह के आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है, ये नाम दिया जाता है। जो है तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू नाउ इज़ विल टेक एन इनसाइट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑफ दिस होल कंपाउंड। इस कंपाउंड में इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके ऊपर अपन ज़रा जूम करके, है ना, जूम करके इसके ऊपर अपन ज़रा ध्यान से देखेंगे कि भाई ये अंदर से कैसा होता है, ठीक है। तो वो बात समझते हैं अपने। तो देखो क्या होता है कि जब आप बात करते हैं, जैसे K4 FeCN6 की बात कर रहा हूँ जैसे मैं, तो सबसे पहले जैसे आप समझें कि जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, जैसे मान लो K4 और उसके बाद FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है तो सबसे पहले देखो आप जो है, सबसे पहले अपन बात करते हैं आयरन की। यहाँ पर क्या है कि आयरन जो है +2 आयन होता है बीचों बीच, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर बीचों बीच Fe2 पॉजिटिव आयन होता है। यहाँ पर इसको मैं एक बार सर्कल से दिखा देता हूँ, ये Fe2 पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा हूँ मैं आपके लिए, यानी कि ये जो सारा मैं जो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ कैसा होता है, ठीक है। इस फेरस आयन से देखो, फेरस और फेरिक दो होते हैं, इसमें Fe2 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है कि 3 पॉजिटिव है कैसे पता लगेगा, ये भी अपने को पता लग जाता है, अभी बताऊँगा, पर एक बार आप इसका स्ट्रक्चर देखें। इसके साथ क्या होता है कि 6 साइनाइड आयंस हैं, यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर 6 साइनाइड आयंस। साइनाइड होता है CN नेगेटिव, ठीक है। तो 6 साइनाइड आयंस ने इसके साथ ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखा होता है ऐसे, ये CN नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से CN नेगेटिव। ऐसे ये साइनाइड आयंस जो हैं, 6 साइनाइड आयंस ने इसको चारों तरफ से ऐसे घेर रखा होता है ऐसे, ठीक है। और ये बनाते हैं, आप ये ध्यान रखो, ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता ही है कि ये जो है इसमें एक स्पीशीज़ डोनर होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, दूसरी एक्सेप्टर होती है, मगर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर, तो ये इसीलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इस तरह से 6 साइनाइड आयंस ने जो है यहाँ पर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होता है। एरो की डायरेक्शन बताती है कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। इसमें जो आयरन है वो एक्सेप्टर और साइनाइड जो है वो डोनर है, ठीक है। अब अगर आप इसको सारे को ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है इसको अगर आप देखोगे, इस पर टोटल चार्ज अगर आप देखोगे, टोटल चार्ज की अगर अपन कैलकुलेशन करें साइड में, तो हम क्या पाएंगे कि जैसे आयरन का +2 और 6 साइनाइड आयंस का -6, तो टोटल कितना चार्ज हो गया इस पर -4। तो एक्चुअली इस पर चार्ज क्या होता है, -4, ठीक है। तो
ये एक एनायन है, ओवरऑल एक एनायन है। तो एनायन अब आपको पता है कभी अकेला तो एग्जिस्ट करता है नहीं, सॉल्ट बनेगा तो इसका काउंटर आयन जैसे पॉजिटिव कैटायन। तो फार्मूला मेकिंग आप जानते ही हो कि अगर आपको जो है यहाँ पर K पॉजिटिव लगाना है तो K पॉजिटिव वो क्रिस क्रॉस वाले मेथड से जैसे अपन पहले भी करते थे। जैसे मान लो आपको सपोज़ करो कि एक तरफ तो आपके पास जैसे Ca2 पॉजिटिव होता था और दूसरी तरफ आपके पास PO4 3 नेगेटिव होता था। तो आप क्रिस क्रॉस करके फार्मूला बनाते थे, इसके अंदर कैल्शियम के पैरों में 3 और फॉस्फेट के पैरों में आप ऐसे 4 लगाते थे, इस 2 लगाते थे इस तरीके से। तो ये वही सिस्टम है, उसी हिसाब से आप चलेंगे। बस ये है कि हमारा जो एनायन है वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल सा है, मुश्किल सा लगता है देखने में, मगर क्या है भारी भरकम सा, मगर है वो एनायन ही, कुल मिला के एक एनायन है। तो +4 वाले पोटेशियम आयन्स ऑब्वियसली कितने लग जाएंगे आपके पास, यहाँ पर कितने लग जाएंगे, ये लग जाएंगे आपके पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास K4, ठीक है, 4 पोटेशियम आयन्स लगेंगे आपके पास। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें तो वो थोड़ा सा हम समझते हैं, ज़रूरी है टर्मिनोलॉजीज़ को समझना, तो वो देखिएगा। सबसे पहली बात ये कि जो ये सेंटर में होता है ये हमेशा डी ब्लॉक का, नॉर्मली डी ब्लॉक का मेटल होता है। ये कैटायन भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, यानी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का भी हो सकता है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन का स्टेट्स का भी हो सकता है। आपको पता ही ये मेटल जो होता है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो ये मेटल जो है ये आमतौर पे डी या एफ ब्लॉक का मेटल होता है और ये जो है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इसको सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पीशीज़ लगी हुई है आपके पास, ये जो साइनाइड आयन्स हैं ये कहलाते हैं लिगेंड्स। जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ होते हैं दे आर कॉल्ड लिगेंड्स, ठीक है। टर्मिनोलॉजी आपने समझनी है। उसके बाद ये जो दूसरा आयन लगता है अपोजिट चार्ज वाला, ये कहलाता है काउंटर आयन। इट इज़ कॉल्ड काउंटर आयन, ठीक है। और जो आपका पूरा का पूरा जैसे ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा ब्रैकेट में जो भी है आपके पास, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अगर आपके सारे के सारे जो लिगेंड्स लगे हुए हैं, अगर लिगेंड्स सारे के सारे एक जैसे होते हैं, जैसे इस केस में सारे लिगेंड्स सिर्फ साइनाइड आयन्स हैं, तब तो ये कहलाता है एक जो है इसको बोलते हैं आप होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आप इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोलेप्टिक मतलब कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। और अगर अलग अलग होते हैं तो हेट्रोलेप्टिक, तब आप हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं ये आपकी जो इसके अंदर की सारी एंटिटीज़, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की एंटिटीज़ जो इसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ कहलाती हैं। फिर इसमें जो है जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो सेंट्रल मेटल एटम बना रहा होता है जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा होता है वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या हो गया आपके पास, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ठीक है। ज्योमेट्री की जब जहाँ तक बात करते हैं तो जब 6 ऐसे आपके पास जो है अरेंज्ड हो तो आपको पता ही है इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री होती है। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जब 6 साइनाइड हैं, इस तरह 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं चारों तरफ और सेंट्रल एटम पर जो है इस तरह लगे होते हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं देखो एक ही स्क्रीन पर समझानी जो है थोड़ी सी, तो आप क्या करेंगे कि इसको रिवाइंड करें, दोबारा देखें, इसको नोट करें अपने पास चीज़ों को। टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो शुरू में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ रही है। अब देखिए क्या होता है
कि इसमें हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है कि जो है देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं, देखिए कैसे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक लिगेंड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक लिगेंड अपने जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उस बेसिस पर इसको क्लासिफाई करा जाता है। इसमें जैसे सबसे पहली कैटेगरी आती है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, मोनोडेंटेट, डेंटेट, डेंटल वर्ड आता है ना, डेंटल, डेंटल से आया डेंटेट वर्ड। इसका मतलब दांत, मतलब कितने दांत गड़ा रखे हैं सेंट्रल मेटल एटम में लिगेंड ने, उस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, जैसे आपका जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे अभी अपने देखा था साइनाइड हो गया, ठीक है, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट होते हैं। अभी हम लिस्ट देखेंगे तो और भी काफ़ी सारे होते हैं इसमें कैटेगरी। फिर जैसे आपके आगे कुछ बायडेंटेट टाइप के, बायडेंटेट में क्या होता है, बायडेंटेट लिगेंड्स में क्या होता है कि जैसे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इकट्ठे बनाते हैं ये, ठीक है। जैसे इसमें जो है ऑक्जेलेट एक एग्जांपल है, ऑक्जेलेट, ठीक है। ऑक्जेलेट में क्या होता है कि जैसे ये होता है C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये कैसे होता है इसको ज़रा हम समझें तो आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए क्या होता है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड होता है, एक डाइओइक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH और COOH, इथेन डाइओइक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना, ऑक्जेलिक एसिड एक डाइओइक एसिड होता है। अमरूद में, टमाटर में, इट्स फाउंड इन गुआवाज एंड टमाटोज। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो इथेन डाइओइक एसिड होता है। इथेन 1,2 भी कह सकते हैं, तो सिंपली डाइओइक एसिड कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी COH, अगर कंप्रेस्ड करके लिखें तो COH और COH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो आयन बनेगा, इसका जो आयन बनेगा ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, इसके अंदर जो इसका आयन बनेगा वो कैसे बनेगा कि यहाँ से H पॉजिटिव इसमें से निकलेगा, H पॉजिटिव इसमें से निकलेगा, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया आपके पास, कुल मिला के 2 कार्बन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए और 2 नेगेटिव, ये ऑक्जेलेट आयन होता है, ठीक है। अब ऑक्जेलेट आयन की अगर आप बात करते हैं तो ऑक्जेलेट आयन में क्या चीज़ आती है आपके पास कि जैसे ये डाइओइक, मतलब आपके जो है बायडेंटेट कैसे हो जाता है कि CO और CO और OH में से जैसे यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है और इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो है H पॉजिटिव के आयनेशन के बाद नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पर जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ एक, इस ऑक्सीजन के साथ ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है साइमल्टेनियसली। जो भी आपका जो है मेटल आयन होता है आपका, उसके साथ ये इकट्ठे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऐसे, इस तरीके से। जो भी आपका यहाँ पर मेटल एटम या आयन होता है जिस पर कोई भी चार्ज हो सकता है, उसके साथ इकट्ठे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ये बायडेंटेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपके पास आ जाते हैं, इसी में बढ़ते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं इसको। तो इसमें जैसे क्या है कि आपके पास पॉलीडेंटेट तक जा सकते हैं। पॉलीडेंटेट मतलब 3 या ज़्यादा आप कह लें पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ये। जैसे इसमें एक एग्जांपल आता है EDTA, इथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA बोल देते हैं इसको। तो EDTA का स्ट्रक्चर कुछ कैसे होता है वो देखते हैं ज़रा। इसमें क्या होता है कि जैसे ये इथाइलिन, तो इथाइलिन का मतलब हुआ कि आपके पास CH2, सिंगल बॉन्ड CH2,
इथाइलिन डायमाइन, यानी इसमें 2 N आ गया आपके पास। और टेट्रा एसीटेट मतलब ये यानी कि एसिटिक एसिड का आगे लगा होगा CH2COO नेगेटिव, और यहाँ पर इस तरीके से CH2COO नेगेटिव, ठीक है। और टेट्रा एसीटेट लगा होता है CH2CO नेगेटिव और CH2COO नेगेटिव, इस तरह से 4 एसीटेट आयंस लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है ये 4 लोकेशन से बना सकते हैं। एक तो आपको पता है नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं यहाँ पर, ये ऑक्सीजन पर भी आपको पता है कि लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो लिगेंड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ कहाँ से बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है जैसे एक नाइट्रोजन से इधर, एक नाइट्रोजन से इधर, और जो है एक ऑक्सीजन से इधर, एक ऑक्सीजन से इधर, एक ऑक्सीजन से इधर, ये एक ऑक्सीजन से इधर। तो आप देखो कुल मिला के अगर आप काउंट करोगे तो इसकी जो डेंसिटी है वो 6 आती है, ठीक है। अगर आप जो EDTA को अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी डेंसिटी आती है 1 2 3 4 5 6 आती है। तो 6 डेंसिटी आने का मतलब हुआ ये हेक्साडेंटेट होता है। तो पॉलीडेंटेट का एक एग्जांपल है ये जो EDTA, ये हेक्साडेंटेट होता है। हालांकि इसकी डेंसिटी 4 से लेकर 6 तक हो सकती है, यानी 4 होगी तो सिर्फ 4 एसीटेट आयंस ये इन्वॉल्व होंगे, नहीं तो 6 होगी तो ये नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी वेरी कर सकती है तो उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप बोलते हो फ्लेक्सीडेंटेट, ठीक है। दे आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट। तो ये जो है मतलब फ्लेक्सीडेंटिसिटी जिनकी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कम ज़्यादा हो सकती है, तो फ्लेक्सीडेंटेट कहलाते हैं। तो ये जो है आप इसमें जो है EDTA जो है इट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेट यानी हेक्साडेंटेट एज वेल एज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, जैसे एक और चीज़ में जो समझनी होती है वो होती है किलेशन, ठीक है। उस चीज़ को हम और समझ लेते हैं। किलेशन क्या चीज़ होती है कि जैसे क्या होता है कि जब जैसे मान लो एक इथेन 1,2 डायमाइन होता है, ठीक है। इथेन 1,2 डायमाइन का स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। ये इथेन 1,2 डायमाइन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ कहाँ से बना सकता है, ये बायडेंटेट होता है, एक इधर से और एक इधर से बनाता है, ठीक है। तो जब ये सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाता है तो 5 to 6 एटम्स का एक रिंग बन जाता है। देखिए कैसे, जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर जैसे मान लीजिए कॉपर के अंदर है, तो कॉपर के साथ ये जब बनाएगा बॉन्ड बनाएगा तो एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ आएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ आएगा। सपोज़ करो किसी कॉम्प्लेक्स में कॉपर आयन है तो उसके साथ जब भी जुड़ेगा तो कैसा दिखेगा, देखो आप, ये यहाँ से NH2 नाइट्रोजन से बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर आएगा CH2, फिर CH2 और फिर NH2, ठीक है। तो ऐसे में आप देखोगे कि जब ये इथेन 1,2 डायमाइन जैसा कोई लिगेंड सेंट्रल एटम से जुड़ता है तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इसको लेबल करो तो 5 to 6, जैसे अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एटम्स का एक रिंग बन गया अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना, A B C D और E ऐसे। तो 4 to 5 या 4 to 6 एटम्स का जब रिंग बन जाता है आपके पास तो क्या होता है, इस फिनोमेना को आप बोलते हो किलेशन। इस फिनोमेना को आप बोलते हो किलेशन। किलेशन एक्चुअली कील जो है ना, कील वर्ड है, जैसे ये कील वर्ड आया है, इसका मतलब कील जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पॉ, पॉ मतलब पंजा, ठीक है ना, इसका मतलब होता है पॉ। तो जैसे इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में इस तरह से केलेशन दिखता है आपको, इस तरह का रिंग फॉर्मेशन दिखता है आपको, वो क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली दूसरों के। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 आपको कॉम्प्लेक्स दे दिए, अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए, कंडीशन और पूछा इनसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो उसमें से आप ढूंढ लो कि किस में केलेशन है तो आपको पता लग जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो किस चीज़ पे ग्रिप बनानी है, ठीक है, तो आप अपने
थंब और जो आपकी फोर फिंगर है उससे पकड़ोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पकड़ा जा सकता है ना। तो वही चीज़ है कि ये जो है ना दांत हैं, दो दांतों से गाड़ के, दो एक दांत इधर गड़ गया एक दांत इधर गड़ गया तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रिप बन जाती है सेंट्रल मेटल एटम पे, तो वो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस फिनोमिना को किलेशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। बाकी जो है इसके अंदर क्या होता है कि देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, अभी धीरे धीरे हम चीज़ें अनफोल्ड करेंगे। तो आज मेरे ख्याल इतना सफिशिएंट है। सो यू एन्जॉय योर डे, सैटरडे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो विल स्टडी ओनली दिस मच टुडे, इसको आप ध्यान से देखो समझो, ओके, एंड ऑब्वियसली बाय बाय फॉर नाउ।